सो गाइस, क्या आपको पता है कि 1000 साल पुराने शिव मंदिर के लिए दो देश आपस में लड़ रहे हैं। ये दो देश जो है, इनका नाम है थाईलैंड और कंबोडिया। इनके बीच लड़ाई हुई है और 16 लोग मारे जा चुके हैं एक शिव मंदिर की लड़ाई को लेकर। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये लड़ाई जो है वो हो रही है, हमें देखने को मिल रहा है कि एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है प्रिया विहार मंदिर। प्रिया विहार मंदिर ये शिव जी को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और इसका इतिहास 11वीं शताब्दी का है। कंबोडिया के अंदर यह मंदिर स्थित है, पर थाईलैंड भी इस मंदिर पर क्लेम कर रहा है। अब आपको बता दें कि 2008 में यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था। तब से टेंशन दोनों देशों के बीच में बढ़ गई है। अब 2025 में यह विवाद दोबारा भड़क चुका है। दोनों देश के बीच में फायरिंग भी हुई है और अब तक 16 लोग मारे जा चुके हैं। थाईलैंड ने अपने बॉर्डर से 1 लाख लोगों को हटा दिया है। टैंक्स और आर्मी जो है वो बॉर्डर पर तैनात है। और मंदिर का नाम ध्यान में रखना, प्रिया विहार मंदिर। इसे खेमर आर्किटेक्चर का मास्टरपीस माना जाता है, क्योंकि उस समय खेमर किंगडम हुआ करता था वहां पर, उस क्षेत्र में, थाईलैंड कंबोडिया वाले क्षेत्र में। और शिव भक्तों के लिए यह मंदिर एक अनमोल विरासत है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह लड़ाई थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में हुई क्यों, और 1000 साल पुराने शिव मंदिर को लेकर क्यों लड़ाई है। तो देखो, इसके पीछे जो वजह है वो सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल भी है। यहां पे मेन आपको समझने की जरूरत है कि यह लड़ाई सिर्फ धार्मिक स्तर पर नहीं हो रही है। सोचिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमें देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 2008 में। मतलब ये एक टूरिस्ट प्लेस है और पूरे दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी, कल्चर को लिंक करेगी आपस में दूसरी कंट्रीज के साथ, जैसे इंडिया के साथ, राइट। तो लड़ाई दोनों देशों के बीच में हो गई। अब किस प्रकार की लड़ाई है, आओ समझते हैं। पहली चीज तो, इस मंदिर का नाम फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, प्रिया विहार मंदिर 11वीं शताब्दी का शिवजी का मंदिर है और यहां पर खमेर एम्पायर हुआ करता था। और आज के टाइम में ये कंबोडिया के अंदर है। कहां पर है? कंबोडिया में है ये मंदिर, लेकिन थाईलैंड भी इस पर क्लेम करता है। रीजन क्या है? तो मंदिर तो कंबोडिया में है, पर उसका मेन एंट्रेंस और एक्सेस थाईलैंड के साइड से होता है। दोनों देश कहते हैं कि यह हमारी विरासत है। 1907 में फ्रांस ने, जो उस समय कंबोडिया पर कंट्रोल करता था, फ्रांस का कंट्रोल था कंबोडिया के ऊपर, तो 1907 में फ्रांस ने एक मैप बनाया जिसमें मंदिर कंबोडिया साइड में दिखाया गया। और थाईलैंड कहता है कि यह फ्रांस का बनाया मैप जो है वो गलत है और ग्राउंड रियलिटी गलत है। अब यूनेस्को ने 2008 में डिक्लेरेशन दिया। यूनेस्को ने कहा कि कंबोडिया ने टेंपल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए यूनेस्को से अप्रूवल मांगा था और यूनेस्को ने दे भी दिया। तो यूनेस्को ने कंबोडिया का क्लेम एक्सेप्ट किया है और थाईलैंड इस क्लेम पर भी अपोज कर रहा है। थाईलैंड कह रहा है कि नहीं, ये मंदिर हमारा है, हमें दिया जाए। तब से दोनों देशों के बीच में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। फिर 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा कि थाईलैंड कंबोडिया टेंपल जो है, मंदिर जो है वो कंबोडिया का है और थाईलैंड को अपने सोल्जर्स को यहां से हटा देना चाहिए। पर अभी भी थाईलैंड जो है वो मान नहीं रहा है, वो इस चीज के लिए लड़ ही रहा है, राइट। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड ने बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शंस किए हैं, जिससे कंबोडिया ने कहा है कि ये उल्लंघन है कि आप बॉर्डर एरियाज पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू हो गई। 16 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से हटाया गया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है मंदिर और मंदिर की लोकेशन से रिलेटेड, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसके बारे में मुझे आप लोग को बताना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी नेबरिंग कंट्री, आइलैंड कंट्री है एक, मालदीव्स, है ना, हमारे नजदीक में ही है। तो हम इसी कंट्री के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। मालदीव्स एक छोटा सा देश है जहां पता है कि कभी बुद्ध धर्म हुआ करता था, फिर यह अचानक से एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया, इस्लामिक कंट्री बन गया। और अब कहा यह जा रहा है कि 25 सालों में, आने वाले 25 सालों में 80% मालदीव जो है वो समुद्र के नीचे डूब सकता है। और उसकी वजह आप जानते ही हैं, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो मैं आपको मालदीव्स के थोड़े से इतिहास के बारे में जो है बताना चाहूंगा, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मालदीव्स एक छोटा सा देश जो इंडियन ओशियन में स्थित है,
1200 से ज्यादा यहां पर आइलैंड्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 200 के आसपास आइलैंड्स पर ही यहां पर लोग रहते हैं, बाकी सब या तो सुनसान है या रिजॉर्ट आइलैंड जो है वो बन गए हैं। ये देश सिर्फ 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, लेकिन ये अपनी इकोनॉमिक वैल्यू के लिए और जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू के लिए काफी जाना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टूरिस्ट सबसे ज्यादा यहां पर आते हैं, मालदीव्स में आते हैं। अब मालदीव्स का इतिहास 2500 साल पुराना है, यह बात आपको समझना जरूरी है, और इतना पुराना कि यहां की पहली सभ्यता को देवीज देवीज कहा जाता था, और देवीज वो लोग थे, ऐसा माना जाता है, जो इंडिया के कालीबंगन क्षेत्र से जो है वो आए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के। और उस समय यहां पर बुद्ध धर्म विकसित हुआ। श्रीलंका और भारत के साथ मालदीव्स का एक गहरा संबंध है। यहां से मिले हैं कुछ बुद्ध के स्टैचूज और स्तूप भी उस समय के धार्मिक समृद्धि को जो है वो दिखाते हैं। 7वीं शताब्दी तक मालदीव्स एक बौद्ध देश था, लेकिन फिर आई 12वीं शताब्दी, जहां पर एक टर्निंग पॉइंट हुआ। होता यह है कि 12वीं शताब्दी में एक मुस्लिम ट्रैवलर अबू अल बराकत यूसुफ अल बरबरी मालदीव्स आया। कहा जाता है कि उसने वहां के राजा को इस्लाम में कन्वर्ट किया। तब से लेकर आज तक मालदीव्स 100% मुस्लिम कंट्री है, और मालदीव्स में पता है आपको शरिया कानून चलता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, मालदीव्स का कॉन्स्टिट्यूशन तक कहता है कि सिर्फ मुस्लिम ही इस देश के नागरिक बन सकते हैं। और यह धार्मिक बदलाव क्या शांतिपूर्वक था या जबरदस्ती हुआ, तो इतिहास में इस पर अलग अलग टिप्पणियां हैं। तो मालदीव्स गाइस सिर्फ इतिहास या टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यह आज के टाइम में बहुत बड़े जलवायु संकट से जूझ रहा है। मालदीव्स की एवरेज हाइट सिर्फ 1.5 मीटर है अबव सी लेवल, और अगर गर्मी ऐसी ही बढ़ती रही, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही चलती रही, तो अगले 25 सालों में मालदीव्स 80% डूब सकता है। इवन आपको बता दूं, मालदीव्स के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नाशीद, इन्होंने 2009 में अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग दुनिया का ध्यान खींचने के लिए रखी थी। अंडर वाटर मीटिंग करी थी इन्होंने कि दुनिया का ध्यान जो है वो खींचा जाए, कि एक टाइम आएगा कि मालदीव्स पानी के नीचे चला जाएगा, ध्यान दिया जाए। और मालदीव्स की सरकार आज भी क्लाइमेट रेफ्यूज का स्टेटस जो है वो मांग रही है ग्लोबल फोरम्स तक, कि उसको सपोर्ट किया जाए। और आज मालदीव्स चाइना और इंडिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड बन गया है। कभी यह भारत का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन आज की डेट में चाइना की प्रेजेंस इस क्षेत्र पर बढ़ गई है, जो हमारे लिए बड़ी चिंता वाली बात है। इवन कुछ समय पहले मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट मूवमेंट भी चला था, जिसका इंपैक्ट इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप पर पड़ा था। इंडिया आउट मूवमेंट, कि इंडियंस को हटाओ, यहां से जो नौकरी करने इंडियंस गए उनको जो है बाहर करो। याद आ रहा है आपको, कुछ समय पहले की न्यूज थी। तो मालदीव सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक, धार्मिक और क्लाइमेट का बैटलफील्ड है। तो यह हमें दिखाती है कि समय के साथ साथ धर्म भी बदलते हैं, राजनीति बदलती है, लेकिन प्रकृति अगर रूठ जाए, क्लाइमेट अगर, एनवायरमेंट अगर रूठ जाए, तो सब कुछ डूब सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है। तो एट द टॉप मोस्ट, क्लाइमेट बहुत को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के साथ मालदीव्स के इस टॉपिक को हमने काफी अच्छे से समझा। तो होपफुली ये टॉपिक भी जो है वो आपको अच्छे से समझ में जो है आया होगा। तो जय हिंद, मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं हूं आपका एजुकेटर, एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 26 जुलाई 2025, और ये जो लेक्चर है ये बेसिकली करंट अफेयर्स का लेक्चर है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए। और ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच चलता है गाइस, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए है हमारे पास यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के कंप्लीट कोर्सेज, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। और कोर्सेज आप ज्वाइन करिए, प्रॉपर तैयारी करिए, और अपना सिलेक्शन जो है वो लेकर जाइए, राइट? क्योंकि हर साल जो ट्रेंड चेंज होता है उस अकॉर्डिंग ही यहां पर जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाती है। चलिए, अब समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सेशन को जो है वो अपने फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के। तो ये सब हमारे टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको करना क्या है। आपको ध्यान से जो है वो, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से जो है वो सुनना है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है, और पेन और पेपर लेकर बैठना है। जो चीज मैं आपको लिखवाऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना है, राइट?
एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे कंफर्म कर दिया कि आपको प्रॉपर जो है वो आवाज वगैरह सुनाई दे रही है। आवाज का इशू भी जो आप लोग को हो रहा था कुछ दिनों से, वो अब क्लियर हो चुका है। मैं आप लोग के अब थोड़े से कमेंट्स जो है वो देख लेता हूं, फिर अपन फाइनली सेशन को जो है वो अपने स्टार्ट करेंगे। काफी दिनों से आप लोग के कमेंट्स है वो देख नहीं पाया था, बिकॉज थोड़ा टाइमिंग का भी इशू चल रहा था और टेक्निकल फॉल्ट के कारण मेरा खुद दिमाग खराब हो रहा था कि यार ये क्यों हो रहा है। बट एक्चुअली मैं आपको रियलिटी बता दूं कि गलती हमारी साइड से जो है वो नहीं थी। ये कई बार यूट्यूब की तरफ से भी डिवाइस का इशू होता है, कुछ डिवाइस में अच्छी आवाज आ रही है, कुछ में नहीं आ रही है। श्रेया तिवारी का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। आयुष गुप्ता, प्रीति मिश्रा, कौशल सिंगल, वेरी गुड। आयुषी सिंह, बहुत शानदार। दीपशिका सिंह, बहुत बढ़िया। ईशा ठाकुर, बहुत शानदार यार। ऐसी रेगुलरिटी जो है मेंटेन रखिए और आंसर्स देते रहिए। गोल्डी एलेक्स, वेरी गुड, ठीक है, बहुत शानदार। और जिसको जो भी कोई चीज पूछनी है, श्रेया तिवारी आपने लिखा था इमेज क्लियर जो है वो नहीं है, वो मेरे ख्याल से आपने अपने सेटिंग जो है वो करके नहीं रखी है। कई बार क्या होता है हमारा ऑटोमेटिक सेटिंग में होता है तो रेजोल्यूशन जो है वो कम कर देता है। वो मेरे ख्याल से 240 पिक्सल पे चला गया होगा आपका, या 144 पिक्सल होता है ना, 144, 240, 360 है ना, 720, तो उस कारण भी कई बार हो जाता है। वैसे तो हमारे साइड से हम क्लियर पूरी चीज जो है प्रोवाइड कराते हैं। एनीवेज चलो, तो देखो अब ये एक टॉपिक है जो सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, बल्कि इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है, अशोकन पिलर डिप्लोमेसी। और अशोक का टॉपिक तो यार हिस्ट्री में बहुत बेहतरीन है। मुझे तो उसकी धम नीति बहुत बेस्ट लगती है। सबसे बेस्ट चीज जो बिना लड़े दुश्मन को उड़ा दे, वो अशोक की धम नीति थी। जिसने अगर एंशियंट हिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, उसको अशोक की धम नीति के बारे में पता होगा कि ये एक डिटरेंस पॉलिसी थी अशोक की। जनरली लोग किताबों में जो पढ़ते हैं, कई बार जो चीज पूरी किताबों में जो है वो नहीं होती, वो पूरा फैक्ट नहीं होता है ना, मतलब किताबों में जो लिखा होता है वो कंप्लीट फैक्ट नहीं होता। जैसे कि था किताबों में कि कलिंग युद्ध के बाद जो है वो अशोक एकदम से वो हो गया, घबरा गया, इतनी मौत जो है वो देखकर। अरे जिसने अपने खुद के भाइयों को मारा है यार, मतलब एग्जेजरेट किया गया है कि उसने 100 भाइयों को अपने जो है वो मार दिया, बट मारा तो है एटलीस्ट। जो अपने खुद के बचपन से जिनके साथ पल रहा है, बढ़ रहा है, उसकी हत्या करने में नहीं डर रहा, तो अननोन लोगों के शव को देखकर वो डरेगा क्या? कलिंग युद्ध वॉज द लास्ट युद्ध उसका, क्योंकि उसने पूरे एम्पायर पर, मतलब पूरी टेरिटरी पर कब्जा कर चुका था ऑलरेडी। अब उसको लिखनी थी हिस्ट्री, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसके बच्चों को भी तो सिक्योर करना है, तो अशोक को लिखनी थी भैया हिस्ट्री की। हिस्ट्री में चंड अशोक नाम ना सुने कोई भी, अशोक का नाम जो है वो सुने या पढ़े लोग इन फ्यूचर कि वाह यार कितना महान राजा था, कितनी बढ़िया चीज करी उसने। तो उसने वेरी वेरी, मतलब उसका माइंडसेट देखो आप, कितना शानदार था अशोक का, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कि वो अपनी पॉलिसी लेकर आया, धम पॉलिसी, धम नीति। क्या था उस धम नीति में? ये था कि बेटा कोई राजा आया लड़ने, ठीक है, अब सपोज करना, क्योंकि अब अशोक को लड़ाई नहीं लड़नी थी, उसको समझ में आ गया था कि अब मुझे जीतना कैसे है। क्योंकि जो पावरफुल व्यक्ति होता है ना, उसको कभी कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद जीत जाता है बिना कुछ किए। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है। अशोक ने दिमाग लगाया कि बहुत हो गई लड़ाई, क्योंकि लड़ाई में मेरा पैसा बहुत खर्च हो रहा है, अब मुझे लड़ना नहीं है। तो भाई कैसे जीतेंगे आप? हम ऐसे जीतेंगे कि जब कोई राजा हमसे लड़ने आएगा, अब राजा एंटर हुआ लड़ने के लिए, हमने रखी अपनी AK-47 नीचे, पीछे हमारे 50 बॉडीगार्ड्स खड़े हुए, बिल्कुल एकदम बाइसेप वाइसेप बिल्कुल 7-7 फुट की हाइट के हैं, खतरनाक बॉडीगार्ड्स हमने पाल के रखे हुए हैं। आप बैठे हो, आपके सामने कोई लड़ने के लिए आया, पहले तो उसने माहौल देख लिया, क्योंकि माहौल वो पूरा बना के रखता था अशोक कि बेटा लड़ने आओगे, लो बेटा टैंक वैंक खड़े हुए हैं, न्यूक्लियर मिसाइल रखी हुई। दिस इज द डिटरेंस पॉलिसी जो आज की डेट में भी हम फॉलो करते हैं। देखते हो ना 26 जनवरी 15 अगस्त में हम अपनी मिसाइल्स, अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शोकेस करते हैं, क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए, बेटा हमसे उलझोगे तो पहले देख लो क्या क्या है हमारे पास। अशोक ने पहले वो दिखाया, फिर अशोक ने क्या किया, जैसी कोई राजा लड़ने के लिए, अशोक चेतावनी, मतलब राजा लड़ने के पर्पस के लिए आया, अशोक अपनी सीट से उठा और बोला कि महाराज आप ही बैठ जाओ सीट पे, आप ही ले लो गद्दी, हमारा तो क्या, हमारा तो, हम तो फकीर आदमी, हमारा तो कुछ नहीं है। तो सामने वाला अपोजिशन व्यक्ति में जो है वो चुनौती देने आया है, उतने में ही अशोक ने अपनी हवाबाजी दिखा के सीट से उड़ गया। तो सामने वाला राजा क्या उस सीट पे बैठेगा? बैठ ही नहीं सकता, नहीं तो दुनिया उस पर थूकेगी कि तुम साले भूखमंगे हो, भीख में तुम्हें चीज दे दी गई है।
नहीं तो अशोक तो इतना बलवान है, तुम्हें तो चीथड़े उड़ा दे तुम्हारे। तो सामने वाले राजा ने अशोक के हाथ जोड़ ली कि भाई साहब माफी चाहूंगा, गलती होगी, आप तो परमात्मा निकल गए। ऐसे पढ़नी है एंशिएंट हिस्ट्री, तब आएगा मजा, तब चीजें याद रहेंगी, तब रिलेट कर पाओगे कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशन बनता है। दिस इज द यूपीएससी या दिस इज सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। ऐसे करते हैं जनरली लोग। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं बस बैठ के। पढ़ना नहीं है, खोना है उसमें, और चीजों को करंट उससे देखना है। अब मैं आपको अशोक को मैंने रिलेट करवा दिया हमारी डिफरेंस पॉलिसी से। जब ये चीज मेंस में लिखोगे तब आएगा मजा। धम्म नीति, धम्म नीति वॉज द डिप्लोमेटिक पॉलिसी। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आया भी है कई बार। इंटरव्यू में पूछते हैं पैनल्स कि अशोक की धम्म नीति से क्या समझते हो। तो जिसने पढ़ा है ध्यान से, तो उसकी धम्म नीति को करीब रिलीजन से नहीं एसोसिएट करेगा कोई भी। वो एसोसिएट करेगा क्योंकि रिलीजन क्या है कि प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो गलती ना करें, एक सही डायरेक्शन में चलें। दैट इज रिलीजन। हम भगवान से की पूजा करते हैं, क्या क्या पूजा में मांगते हैं? डिसिप्लिन। क्या हमें डिसिप्लिन में रखो। मैंने देखा है लोग भगवान से पूजा कर रहे हैं, यार पास करा दो, मेरी रैंक दिलवा दो, फर्स्ट रैंक यूपीपीसीएस, फर्स्ट रैंक यूपीएससी, टॉप 10 रैंक यूपीएससी, ऐसे करते रहते हैं। भगवान थोड़ा रैंक दिलाएगा। भगवान से मांग रहे हैं तो मांगो कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तैयारी अपनी कर सकूं प्रॉपर, तब तुम्हें वो चीज मिलेगी, क्योंकि वो आपको वो वाली ब्लेस पावर देंगे। अब आप मांग रहे हो मुझे रेंज रोवर दे दो, फॉर्च्यूनर चाहिए, मेरे दोस्त का फॉर्च्यूनर आ गया, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए। भगवान थोड़ा फॉर्च्यूनर बनाता है भाई। भगवान से मांगना है तो मांगो कि भाई मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरे दिमाग में आइडिया आ जाए, उस आइडिया पे मुझे मेहनत करने की शक्ति दो कि मेहनत करूं, फिर देखना आप कैसे आपके काम बनेंगे। विश्वास रखना जरूरी है। भले ही आप नास्तिक हो तो भी आप यूनिवर्स पे विश्वास रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज होती है भाई, बहुत पावरफुल है। मेरी पूरी जिंदगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने ठीक करी है, और जिसने इस चीज को फॉलो कर लिया, किसी को भी देख लो, बड़े बड़े जैसे स्पीकर है संदीप माहेश्वरी, किसको भी ले लो आप, किसी को भी ले लो, अंबानी को ले लो, करते रहते हैं ना पूजा, बैठे हुए स्टेडियम में कुछ कुछ करते रहते हैं, है? क्यों? बिकॉज दे बिलीव इन द सुप्रीम पावर, एंड व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन द सुप्रीम पावर, आपका गेम आसान हो जाएगा। तो श्रीलंका के एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट मंदिर, लिख लो भाई नाम, ये पूरा नाम लिख लीजिए। जो चीज बोलूंगा लिखने की, सिर्फ वो चीज लिखिएगा, वो चीज आएगी एग्जाम में। अरे यार ये मार्क क्यों नहीं हो रहा है? पूरा लिख लेना है ना। हो रहा ये रहा है कि श्रीलंका के एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट मंदिर, प्रतिष्ठित बौद्ध मंदिर वास काडुआ श्री सुभूति विहारया, वास काडुआ श्री सुभूति विहारया, यहां पे एक अशोक पिलर का रेप्लिका स्थापित हुआ। रेप्लिका जो है वो समझते हो, उसका डुप्लीकेट कॉपी है ना, मतलब वैसे ही बिल्कुल सेम सिमिलर। तो श्रीलंका के एक बुद्धिस्ट मंदिर, अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये मंदिर जो है वो कहां पर है, तो भैया श्रीलंका में है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ, तो अशोक का पिलर इन लोगों ने यहां पर इंस्टॉल कर दिया। ये इनिशिएटिव इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू हुआ है। ये हम लोग ने जाकर वहां पर अपने रिलेशन मेंटेन करवाने के लिए किया। इसका मेन एम ये है कि इंडिया और श्रीलंका जो एक बौद्ध धर्म का हेरिटेज शेयर करता है, बौद्ध धर्म के थ्रू जो हम लोग लिंक्ड हैं, तो उसको और मजबूत बनाया जाए, उस विरासत को कंटिन्यू किया जाए। दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो ये किसने जो है इंस्टॉल किया है? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, लिख लीजिएगा, भारतीय संस्कृति मंत्रालय, इनके द्वारा जो है ये वो किया गया, इंस्टॉल जो है वो करवाया गया है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लिखकर बताएंगे आंसर एक क्वेश्चन का जिसने अशोक के बारे में पढ़ा है, कि अशोक ने कौन से बुद्धिस्ट मिशनरीज को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने किसको श्रीलंका जो है वो भेजा कि जाकर जो है वहां पर धम्म नीति का प्रचार करो। तो आइए अशोक के पिलर के बारे में बात करेंगे। लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरी चीज आप अपने उसमें लिख लोगे। क्या बोलते हैं,
नोट्स में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, हमारे जीएस पेपर 1 के नोट्स में। इसलिए बोलता हूं कि तैयारी करो भाई, कोर्सेज ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे आपको रेडीमेड मटेरियल, प्रॉपर अच्छा मटेरियल जो है वो मिलेगा, आप ही के लिए सपोर्टिव है। लोग यही गलती जो है वो करते हैं कई बार। इंसान की लाइफ में जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है, अगर जल्दी चीजों को अचीव करना है। मैंने ये नहीं बोलता कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाओगे, अचीव कर लोगे, बट अगर आपके पास अगर गुरु है, अगर आपके पास अगर कोई गाइड करने वाला है, तो आप जल्दी आगे बढ़ोगे। तो यू हैव टू डिसाइड कि क्या करना चाहिए। एनीवेज, एम्परर अशोक, इन्होंने ये पिलर्स 3rd सेंचुरी बीसीई में बनवाए थे, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं, स्पेशली कलिंग युद्ध के बाद, जब उनका पॉलिटिकल और मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मॉरल भी, क्योंकि किताबों में लिखना जरूरी है कि ये तो था ही, हाँ भाई ये तो था ही कि अशोक को जो है वो एथिकल गवर्नेंस लाना था, ये लाना था, वो लाना था, बट मेन वजह तो यही थी, अशोक का दिमाग। अब इन पिलर्स का ऑब्जेक्टिव ये था, पिलर्स पे लिख दिया गया था सभी लोगों के लिए कि बेटा अब सब लोग को पता लग चुका है कि ये कलेक्टर साहब तो यार बड़े स्ट्रिक्ट है भैया, इनको ये अगर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, वरना सर ही फोड़ देते हैं। कि अच्छा सर से प्यार नहीं है, ले पकड़ बैट उठाया फोड़ दिया सर। तो अशोक के बारे में सब जानते थे, चंड अशोक है। अशोक ने एक पिलर रखवाया, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी कि आचरण अपना अच्छा रखिए, है ये चिकन वगैरह जो है वो मत खाइए, है ना। खाने के लिए भी ऑप्शन था उसमें, कुछ कुछ दिन जो है वो दिए गए थे, इस दिन आप जो है वो खा सकते हैं, जो लोग मांस खाते हैं, एक वो भी दिए रखा था, रिलैक्सेशन। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो लिखे। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया, उस व्यक्ति का सर्कुलर नोटिस जो है वो जारी हो रहा है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, तो लोग तो डर के मारे फॉलो करेंगे ही ना भाई। और फिर ये बोलेंगे हाथ जोड़ के कि अशोक भैया तो सबसे बढ़िया भैया है, बहुत शानदार। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इन पिलर्स का, कि शांति बरकरार रखनी है, पीस, टॉलरेंस, कि फटो मत यार, थोड़ा टॉलरेट करो, है हर चीज में फटना नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया तुम फट गए, एकदम फटना मतलब चिल्लाना कि गुस्से में आ गए, टॉलरेंस, टॉलरेट करो यार चीजों को, है ना, गुस्सा गुस्सा मत करो। एथिकल गवर्नेंस, तो अशोक ने किया क्या एग्जैक्टली, एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर बनाया कि ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलता रहे। बट अशोक के आगे वाले उनके जो वंश था आगे वाला, वो समझ नहीं पाया कि अशोक चाहते क्या थे। आगे जो पीढ़ी आगे बढ़ी अशोक के बाद, तो उन लोगों ने जो है वो क्या किया, इसलिए तो ये हम लोग को देखने को मिलता है कि इनका डाउनफॉल ही इसलिए हुआ था क्योंकि धर्म की नीति को ये प्रॉपर समझ नहीं पाए। अशोक जब किसी को अपने पास बुलाता था तो पहले वो बॉडीगार्ड्स दिखवाता था, फिर वेपन्स दिखवाता था, है? कोई उसके अंदर अंदर एंटर हो रहा है, अशोक को पता लग ही गया कि अच्छा ये मुझ पे लड़ने के लिए आ रहा है। तो जैसे ही वो अंदर एंटर हो रहा है, उसके बड़े गुस्से वाले बॉडीगार्ड और आंख दिखा के उसको बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि उड़ा देंगे सारा, मतलब डर उसको दिखाई दिया अंदर आते आते। और ये लाइफ का ट्रुथ है, अगर तुम्हें किसी को अपने कंट्रोल में कर रहा है ना, पहले उसको डर दिखा दो और फिर उससे प्यार से बात कर लो, तो बंदा कंफ्यूज रहेगा कि अरे यार ये सनकी आदमी है साला, ये रखता अपने पास मगरमच्छ है, और वहां पे चले जाओ तो वो एक छोटे से पग को लेकर बैठा हुआ है और बाहर उसके मगरमच्छ रखे हुए हैं और छोटे से पग के ऊपर हाथ लगा रहा है, और बेटा कैसे हो। तो इंसान डर जाता है भाई, और ये फैक्ट है लाइफ का। लाइफ जीनी ऐसे चाहिए, जिस दिन ऐसे जियोगे लाइफ, उस दिन राजा बन जाओगे, क्योंकि फिर लोगों की औकात नहीं होगी कि आपसे उलझने की। दिस वाज अशोक। तो दिस इज एंशिएंट हिस्ट्री भाई। एंशिएंट हिस्ट्री में लोग सो जाते हैं, रोने लगते हैं। कभी मुझसे पढ़ना एंशिएंट हिस्ट्री, मजा आएगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, क्योंकि मैं स्टोरी के फॉर्म में जो पढ़ाता हूं, करंट के साथ रिलेट करता हूं, और यही चीज आपको चाहिए समझने के लिए और एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब ये स्ट्रक्चर क्या थे पिलर्स के, ये लिखने की वैसे आपको आवश्यकता नहीं है, पूरे नोट्स वगैरह जो है उसके बनवा दिए जाते हैं। मोनोलिथिक सैंडस्टोन कॉलम्स थे, यानी कि सिंगल पत्थर पे जो है ये बनाए गए थे। मोस्टली ये मथुरा से जो है लाए गए थे ना, मथुरा के ये पत्थर हम लोग को देखने को मिलते थे। हाइट जो थी वो 40 से 50 फीट की थी। सारनाथ लायन कैपिटल तो बहुत ज्यादा फेमस है, जो अब भारत का नेशनल एम्बलम है। कहां पर है भैया ये सारनाथ का लायन कैपिटल, और आज की डेट में कहां पर रखा हुआ है ये भी बताइएगा। और पर्शियन का इन्फ्लुएंस इसमें हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है।
पॉलिश में, राउंडेड स्टाइल में। तो ये सब चीजें तो लिखने की जरूरत नहीं। कौन सा आर्ट वगैरह पूछ लेते हैं ये लोग, ये आर्ट एंड कल्चर में आता है वाली चीज, ये आपसे एंशिएंट में शायद ना लिखी हो, तो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज जो है वो लिख लेना। ये इनकी जो सारनाथ की जो लायन कैपिटल जो है ना, लोटस शेप का इसका बेस था। एनिमल्स जो थे वो कौन से थे, आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि एनिमल्स इस पे कौन से बने हुए थे। ये सब क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में जो है वो आते हैं यार। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामिक, ग्रीक स्क्रिप्ट में जो है वो ये पूरे एडिक्ट्स जो है वो इनके लिखे हुए थे। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली जो है वो वाली चीज पूछ ली जाती है कि काफी सारे पिलर्स जो थे उसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया हुआ था। तो ये भाषाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैसेज यही था कि लड़ाई मत करो भाई, वॉयलेंस कोई नहीं करेगा, है कंपैशन, करुणा के साथ रहो, सभी लोगों को जो है प्यार से बात करो, सभी लोगों की सेहत के बारे में पूछताछ करते रहो, सभी फॉर्म ऑफ लाइफ को जो है रिस्पेक्ट करो। तुम्हारे घर के सामने डॉग आ रहा है तो उसको भगाओ मत, अगर देख लिया तुमने भगाया है, देख के लिए कुछ नहीं बोलता था अशोक, क्योंकि अशोक को पता है कि मैंने इतना आतंक मचा दिया है ना, मैंने इतनी पिटाई कर दी, इन लोगों ने देखा हुआ मैंने कैसे लोगों के सर फोड़े थे, तो ये लोग कभी मेरे खिलाफ नहीं आएंगे। दिस इज द गेम। इसलिए कहते हैं आप देखते होंगे कई बार अधिकारी जो होते हैं वो बड़े प्यार से ही बात करते हैं बट बीच में गुस्सा हो जाता है। आप कभी देखना, कभी यार एक दिन जाओगे अधिकारी से मिलने, क्योंकि मैं तो बैठता रहता हूं और ये आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में, ये लिटरली आपको सिखाया जाएगा। एक दिन आप जाओगे, बड़े प्यार से जो है वो अपने ऑफिस के स्टाफ से बात करते हैं, 6 दिन तक प्यार से बात करते हैं कि और तिवारी जी आइए, कैसे हैं आप, आज लेट हो गए आने में, चलो कोई बात नहीं ठीक है, काम चालू करो। फिर वहीं आप उनका दूसरा मूड देखोगे 6 दिन में एक दिन, तिवारी जी लेट हो गए, बड़े स्टाइल सोच रहे, अरे हमारे बॉस तो कुछ नहीं कहेंगे कि भाई काम धंधा नहीं करना है क्या, लेट कैसे होगा तुम, अगली बार से लेट आओ, आना मत, घर पे रुकना, फिर बताते हैं तुम्हें। 6 दिन प्यार करो, एक दिन गुस्सा करो, दुनिया ऑटोमेटिकली कंट्रोल में चलेगी आपके। तो श्रीलंका में अशोकन पिलर का जो ये रेप्लिका लगाया ना इन लोगों ने, ये सब चीज अभी उसकी है, तो आइए बात कर लेते हैं। ये कल्चरल रिलेशन ये आपके लिए काम का है। तो ये रेप्लिका जो लगाया, ये एक सिंबल जो है वो प्रोवाइड करा रहा है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में भाई कनेक्शन है, स्पिरिचुअल है, कल्चरल कनेक्शंस हैं, उसको ये बूस्ट कर रहे हैं, राइट। इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है ये, जिसमें हम जो है वो एक प्रकार का रिलेशनशिप इनडायरेक्टली जो है वो स्थापित जो है वो करते हैं, बताते हैं कि हाँ भाई चाइना की तरफ मत जाओ, तुम्हारे खास हम ज्यादा हैं। याद करो इतिहास को कि जब हम बैठ के जो है वो साथ में चाय पिया करते थे, आज तुम जो है वो कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में, शराब के चक्कर में चाइना के पास जा रहे हो, हैं? हम ही तुम्हारा बिल दिया करते थे, आज की डेट में चाइना जो है वो तुम्हें लूट लेगा भैया, बच के रहो उससे। दिस इज द डिप्लोमेटिक इशू जो हम लोग को सीखने को मिला आज। तो क्या सीखा आपने इस पूरे टॉपिक के अंदर? सिर्फ एक ही चीज करंट अफेयर्स की, कि हम लोगों ने जो है वो श्रीलंका के एक मंदिर में जो है वो अशोकन पिलर का रेप्लिका जो है वो एस्टेब्लिश किया। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि श्रीलंका को हमें अपनी तरफ जो है वो इन्फ्लुएंस करना है। तो ये हमारी एक सॉफ्ट पावर थी जो आपको इस टॉपिक के अंदर समझना था। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक तो आप पढ़ते ही हो, अशोकन पिलर की इंपॉर्टेंस के बारे में, ये सब चीजें तो आप जानते ही हो। लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आती ही हैं, ठीक है। और श्रीलंका का कनेक्शन, किसको भेजा था श्रीलंका? अशोक ने। क्वेश्चन पूछा था ना मैंने, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री, क्या नाम है उनका, संघमित्रा, इनको बुद्धिस्ट टीचिंग का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। ये पता होना चाहिए भैया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जो है वो चर्चा करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो ना सिर्फ इंडिया की मीडिया इतिहास का हिस्सा है, बल्कि राष्ट्रीय विकास, लोकतंत्र और ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण का भी स्ट्रॉन्ग पिलर है। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी। कैसे? आकाशवाणी के जरिए ही ग्रामीण भारत के डेवलपमेंट की बात होती है, क्योंकि वहां तक टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं। इवन थोड़ा और पीछे चले जाओ, जब कुछ नहीं था तब ऑल इंडिया रेडियो था, स्टार्टिंग उसने करी थी लोगों को अवेयर करने की। तो बस उसी की हिस्ट्री के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। 23 जुलाई 1927, डेट लिख लीजिए, 1927 ईयर, 23 जुलाई 1927 को इंडिया का पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था बॉम्बे स्टेशन से।
और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के अंडर हुआ था। पहला पॉइंट पूरा लिख लीजिए, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। और इसी दिन को हम हर साल नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के तौर पर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ये फैक्ट भी लिख लीजिएगा। तो रेडियो की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए बस दैट्स इट। तो एआईआर का ऑफिशियल नाम आकाशवाणी कब रखा गया है? कब रखा गया भैया? एआईआर का ऑफिशियल नाम आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम लोग आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, सिंस 1956। लिख लीजिएगा 1956 एआईआर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बन गया। ठीक है, अब थोड़े से मैं आपको टाइमलाइन के बारे में बताऊंगा, सिर्फ सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। 1923 से लेकर 1936 का एक टाइम पीरियड था। पहले वो टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो आपको पूरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे यहां तक, यहां वाला, ठीक है, ये पीछे वाला मेरे थर्ड पॉइंट तक, इतना एक बार मैं गो थ्रू करवाता हूं पहले। 1923 क्या होता है? कलकत्ता में रेडियो क्लब्स की शुरुआत हो जाती है, छोटे छोटे हल्के फुल्के लोकल रेडियो क्लब्स, ठीक है, छोटे छोटे रेडियो क्लब्स छोटे छोटे एरियाज में चालू हो गए। 1927 बॉम्बे से आईबीसी ने फॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करी। इन्होंने बोला कि नहीं यार, अब फॉर्मल बेसिस पर अपन करें, नेशनल लेवल पर इसको लेके जाएं। 1936 आईबीसी बन गया ऑल इंडिया रेडियो। दिल्ली और उसके बियॉन्ड हमने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। फिर इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी आओ, ये देख लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, सब आएगा नहीं। एआईआर का नाम आकाशवाणी रख दिया गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, 1956। और 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई, जिसमें हिंदी फिल्म म्यूजिक को प्रमोट किया गया फॉरेन कमर्शियल स्टेशंस को काउंटर करने के लिए, क्योंकि फॉरेनर्स के जो स्टेशंस थे उसको काउंटर करने के लिए हमने सोचा कि नहीं भाई, अब थोड़ा हमारे देश के लोग थोड़े फिल्मी हो रहा है, तो इनको भी जो है हम अपना हिंदी फिल्म को प्रमोट करेंगे। और 1947 में सिर्फ 6 स्टेशन थे जो सिर्फ 2.5% एरिया कवर करते थे और 11% पॉपुलेशन ही इनको सुनती थी 1947 में। फिर देखिए कितनी तेजी से रेडियो एक्सपैंड हुआ। तो ऑल इंडिया रेडियो का रोल जो था हमारे इंडिया के नेशनल डेवलपमेंट में कैसा था, ये भी सुनो। सिर्फ आपको पता है भाई, फ्रीडम मूवमेंट में कितना आपने हर मूवी में देखा यार कि लोग जो है वो रेडियो में सुनते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है कि नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए। तो रेडियो ने कॉलोनियल प्रोपेगेंडा का जवाब दिया। जो विदेशी लोग हमारे लोगों के दिमाग में जो गंदगी छोड़ के चले गए थे ना, जो कि आज भी है नो डाउट, तो उस चीज का अवेयर करके आप कह सकते हैं कि काउंटर किया। ये नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा को, वो फॉरेन प्रोपेगेंडा को काउंटर करने का मेन ऑब्जेक्टिव था रेडियो। देखो लिखा ना, फ्रीडम मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कॉलोनियल प्रोपेगेंडा को काउंटर करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। यस। 1947 एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, हेल्थ कैंपेन जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो को खत्म करने जैसे कैंपेन रेडियो के माध्यम से शुरू हुए। राइट, रेडियो में बताई जाती थी कि भाई ये चीजें ऐसी रखो, ऐसी करो। यस। फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर एडवाइजरी, गांव क्षेत्रों में आज भी रेडियो के माध्यम से जो है वो चीजें प्रमोट जो है वो की जाती है, बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सप्लेन की जाती है। राइट, तो बहुत सारी चीजें। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इलेक्शंस के दौरान सभी लोग पार्टिसिपेट करें उसके बारे में बताया जाता है। तो ऑल इंडिया रेडियो ने इंडियन कल्चर को प्रिजर्व किया। आप देखिए रेडियोस पर कल्चरल ये क्लासिकल म्यूजिक्स आते हैं, कई बार लोक कथाएं जो है वो सुनाई जाती हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्र के आर्ट फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है, एजुकेशन का कंटेंट आता है, बच्चों का कंटेंट आता है, पिछड़े वर्ग जो होते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो होती है, उनकी आवाज जो है वो सामने रखी जाती है। यस, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। 1939 में एक्सटर्नल सर्विसेज स्टार्ट हुई अफगान लैंग्वेज में और पश्तो लैंग्वेज में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, यानी कि ये बेसिकली इंटरनेशनल रीच ऑल इंडिया रेडियो का हमने पहुंचाया। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो इश्यूज चल रहे थे ना, तो हमने रेडियो के माध्यम से उसको काउंटर करने की कोशिश करी। रेडियो के माध्यम से दूसरी कंट्रीज में अपने रिलेशनशिप जो है वो मजबूत किए कि जिससे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड को जो है सप्रेस किया जा सके। आज 11 इंडियन और 16 फॉरेन लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होता ही है। 100 से ज्यादा कंट्रीज में रीच है रेडियोस की, और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी अगेन एक पार्ट है कि इस रेडियो के माध्यम से हम लोग जो है वो एक रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन है वो करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। आज भी रेडियो ट्रस्टेड सोर्स है, स्पेशली गांव क्षेत्रों में,
जब भी डिजास्टर हो जाए तो डिजास्टर वाले एरिया में जब कुछ काम ना करे, लाइट चली गई, आप मोबाइल फोन कैसे चार्ज करोगे, राइट? तो उस दौरान आप रेडियो का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, जो कम बेसिकली या चार्ज सेल्स में जो है वो चल जाता है। भाई आपने सेल लगा लिया, चालू हो गया, राइट? अगर किसी का फिजिकल फॉर्म में रेडियो है तो। आकाशवाणी सर्विसेज आप अवेलेबल है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आज भी जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो आप भी जो है वो सुनते ही होगे, राइट? रेडियोज वगैरह को, बट आपके लिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो हम यहाँ पर बैठकर पूरी चीज अवेलेबल करवा ही देते हैं। बस ये चीज है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो रेडियो के बारे में छोटी सी एक जानकारी थी जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये बताओ, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? लिखा है ना आपने नोट्स में, बताओ जरा, और याद रखना उस चीज को। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट टॉपिक, जीएस पेपर 2 का ये टॉपिक है। अब यार देखो, ये टॉपिक भी पॉलिटी से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के बनने से पहले के क्या प्रयास थे, तो ये फैक्ट्स तो आपको ऑलरेडी उसमें पता लग ही जाते हैं यार। तो एकेडमिक वर्ल्ड में अब दोबारा इंटरेस्ट जो है वो जगह है प्री 1950 कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट को लेकर, राइट? यार देखो, सिंपल सा मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूं। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, किताबों को जो है वो, किताबों में जो चीजें लिखी हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए ये सब टॉपिक्स बार बार उठ के आ रहा है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि भाई 1950 से पहले संविधान जो है जब बनाया जा रहा था, राइट, ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो उस समय क्या क्या प्रयास किए गए, किन किन चीजों को ध्यान में रखा गया, किन किन को नहीं रखा गया, ये तो आप पढ़ते ही ऑलरेडी। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल कब ड्राफ्ट हुआ था पता है आपको? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बिल कब ड्राफ्ट हुआ? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताओ। तो कुछ नहीं है यार, ये टॉपिक मतलब सिंपल सा जो है वो टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा बातें नहीं है ध्यान में रखने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 का था ये, जिसको नहीं पता वो लिख लेना। वैसे तो ये सब चीजें जो है वो हम लोग के नोट्स में आपको प्रोवाइड जो है वो करवा दी जाती है। अच्छा, एक बार आप पता है अपने नोट्स को रिवाइज भी कर लिया करो। कई बार क्या होता है कि आप, हो सकता है कि कुछ चीजें स्किप हो जाए आपसे, या आपकी क्लासेस में वो चीज कवर ना करवाई जाए। तो यही करंट अफेयर्स आपको अपडेट जो है वो रखता है। और मेरी क्लास में तो मैं आपको बता ही देता हूं कि ये चेक कर लेना एक बार कि आपके पास नोट्स में है कि नहीं, क्योंकि न्यूज में आया तो पूछा जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल सबसे पहली बार 1895 में आया। अच्छा, कांग्रेस का गठन कब हुआ, कोई मुझे बता सकता है? कौन से ईयर में, कौन से ईयर में कांग्रेस का गठन हुआ? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। उसी उसी पैटर्न को समझो आप। कांग्रेस का गठन हो रहा है, उसके बाद देखिए डेवलपमेंट शुरू हो गए। अर्ली नेशनलिस्ट ने इसको ड्राफ्ट किया था, 110 आर्टिकल्स थे, फोकस कर रहे थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर। क्योंकि जब इनिशियल लेवल पर जब कांग्रेस बनी थी ना, उनका ऑब्जेक्टिव देश को आजाद कराना नहीं था। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि पिटीशंस के थ्रू रिक्वेस्ट करके ब्रिटिशर से बोले कि भैया हमारी भी सुन लो, ये था। इसलिए तो कांग्रेस के बीच में स्प्लिट हुआ, सूरत स्प्लिट। ये सब टॉपिक्स समझने मतलब याद करने के नहीं है, ये सब टॉपिक एक टाइमलाइन चलाने के। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो और उसके बैकग्राउंड को समझते हुए पढ़ो कि यार ये हुआ था, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। कि जहां पर लोग हाथ जोड़ रहे थे, जाकर खड़े हो गए ब्रिटिशर से कि भैया हमारी भी सुन लो। अब दूसरे कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनको आ रही है गुस्सा कि ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं यार, यहां पे उठाना चाहिए लठ और देना चाहिए, और तुम हाथ जोड़ रहे हो बैठ के। इसलिए आप सुनोगे आगे जाके स्प्लिट होता है, रेडिकल्स, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट। ये सब डिफरेंसेस क्यों आए? आप ही खुद सोच लो। आप अपने 5 दोस्तों को लेके जाओ कहीं पे, उनमें से एक दो दोस्त आपके टेढ़े मेंटालिटी के रहेंगे, एक दो रहेंगे कि हाँ यार अब सही तरीके से चलते हैं, और आप जो हो उनमें से सबसे बेस्ट हो, क्योंकि यू विल गोइंग टू डिसाइड कि कब हाथ चलाना है और कब हाथ जोड़ना है। और जहां हाथ जोड़ के काम हो जाए वहां बढ़िया, और जहां हाथ जोड़ के काम नहीं हो रहा है तो वहां निकालो पिस्टल, कनपट्टी पे लगा दो। तो आर्टिकल 110 आर्टिकल थे, बोल रहे थे कि भैया लोगों को फ्रीडम दो, है इतना अपने स्ट्रिक्ट रूल्स बना के रखे हैं, थोड़ा सा सही करो, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करो, मनमानी मत चलवाओ। तो ये डिमांड कर रहे थे। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल जो है वो लेकर आए थे 1895, ड्राफ्ट किया था इन्होंने। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो बात ही नहीं थी यार, देख लो लिखा भी हुआ है यहां पर। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं थी, सिर्फ सुधार की बात थी कि सुधार चाहिए इन्हें। ठीक है, तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से इन्फ्लुएंस थे ये लोग। इन्होंने अंग्रेजी किताबें जो है वो पढ़ी थी कोई,
तो उससे ये इन्फ्लुएंस हो गए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते थे। ये बोलते थे कि भाई हमें ब्रिटिशर्स के अंदर ही रहने दो, बट हमें थोड़ा अच्छे से जीने दो। फिर 1944 अब आ गया रेडिकल। अब रेडिकल जो लोग थे वो थोड़े से लेटेस्ट फॉर्म की वो बात करते थे। इनने बोला यार सॉवरेनिटी, संप्रभुता पर काम करना है, कि हमारे ऊपर कोई नहीं यार, हमें नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स, हम खुद से इंडिपेंडेंटली हमारा डिसीजन लेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन, पावर ऊपर बैठे वाले लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सबके हाथ में होनी चाहिए। लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म, कि लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक कहते हैं कि लैंग्वेज, भाषीय संघवाद होनी चाहिए। मतलब हमारी, आपने देखा होगा ना कि डिमांड हो रही थी हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस की कम्युनिटीज है, तो उस लैंग्वेज के आधार पर उनका स्टेट बनाओ। यस, तो ये वही वाली कहानी बोल रहा है। तो ये समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा इन फेजेस में। पहले जो फेज था मॉडरेट फेज था, अब आ गया आपका रेडिकल, कि रेडिकल ने कुछ चीज ऐड करी। इनने बोला यार फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होना चाहिए, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा तो उसकी 12 बजेगी। देखो बी वाला पॉइंट क्लियरली लिखा है, जस्टिसेबल बिल ऑफ राइट्स विद इनफोर्सेबल सिविल एंड सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। लागू करो कि अगर उल्लंघन होगा फंडामेंटल राइट्स का तो कार्रवाई होगी। ये है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ा है ना? कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है हमारा फंडामेंटल राइट्स? फटाक से लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स पे। कोई भी आर्टिकल 14 से नहीं बोलेगा, आर्टिकल 14 से फंडामेंटल राइट स्टार्ट नहीं होता है। राइट टू इक्वलिटी से आप बात तो करते हो, बट उससे पहले से होता है ये। तो आप मुझे एग्जैक्ट बताओ कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हमारे फंडामेंटल राइट्स है। ये याद होने चाहिए भैया अभी तक आपको, अगर याद नहीं है तो याद करो। ये सब चीजें रटने वाली हैं थोड़ी सी। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको रटना नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको रटने की आवश्यकता होती है। इवन राइट टू रिवोल्ट का भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया कि भाई विद्रोह करने का भी अधिकार होना चाहिए, है ना? ये भी लिखा हुआ है, देखो आप डी वाला पॉइंट सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। ये राइट टू रिवोल्ट कहां गया इधर, ये ऊपर देखो आप, ठीक है। और यही सब चीजें थी जिसके कारण फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी ऐड किया गया संविधान में। ऐसे एक और हम लोग को देखने को मिलता है, हिंदुस्तान फ्री स्टेट एक्ट, कल्चरल नेशनलिज्म विद सेक्युलर सेफगार्ड, वन लॉ वन लैंग्वेज वन नेशन, इसका विजन इसके अंदर था। कितनी बढ़िया चीज थी। तो ये पॉइंट लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, वन लॉ वन लैंग्वेज वन नेशन का विजन हमने रखा। मेजॉरिटी हिंदू टोन की थी, बट फिर भी रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए। स्टेट का रिलीजन कोई भी नहीं होगा, देखो इसमें लिखा हुआ है बी वाला पॉइंट, स्टेट का रिलीजन कोई नहीं होगा। क्या हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन है? नहीं। पब्लिक फंड्स रिलीजियस पर्पस के लिए बैन कर दिए कि स्टेट फंड नहीं देगी रिलीजियस काम के लिए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, ठीक है। और यही सब चीजें थी 1944 में जिसने हमें सेक्युलरिज्म की तरफ लेकर गई, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेकर गई। ऐसे ही गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन एक बना 1946 कि भाई गांव का ध्यान रखना है, खादी का ध्यान रखना है, आत्मनिर्भरता पर फोकस करना है, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, वायलेंस ना करे, नॉन वायलेंस पर फोकस होना चाहिए भैया। कैपिटलिज्म को रिजेक्ट किया गया और एक सेंट्रलाइज्ड लीगल सिस्टम बनाने की बात करी। राइट टू बियर आर्म्स इसमें इंक्लूडेड थे कि भाई लोग अपने पास वेपन्स जो है वो रख सकते हैं, बट यस उसका उपयोग जो है वो गलत पर्पस के लिए नहीं किया जाएगा। और यस आज भी है ना, लोगों को लाइसेंस मिल जाता है, आर्म्स लाइसेंस मिलता है कि नहीं मिलता लोगों को, बट छीना भी जा सकता है। बट धारा 144 भी लगती है, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उनके पूरे वेपन्स उनके नियरेस्ट थाने में रखवा दिए जाते हैं, जमा करवाने पड़ते हैं ना, ठीक है। तो ये सब चीजें गांधी जी ने बोली। फिर एक सोशलिस्ट पार्टी का ड्राफ्ट आया, मार्क्सिस्ट। इन्होंने बोला नहीं भाई, थोड़ा सा हमारे लेबर्स के ऊपर भी तो ध्यान दिया जाए, लैंड, इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नेशनलाइजेशन करना है कि कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, कोई फैक्ट्री वाला मालिक जो है वो एक्सप्लॉइट। इसलिए तो आप देखेंगे स्टार्टिंग पीरियड में जिन लोग, जो जमींदार के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनका बंटवारा हो गया था, पता होगा आपको। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, 11th क्लास की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बनाओ, एक सिंगल लेजिस्लेचर स्टेट के अंदर होना चाहिए, उसमें किसान वर्ग का आदमी भी होना चाहिए, वर्कर्स भी होने चाहिए,
इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए, प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है वो करी गई इन्होंने 1948 में। तो ये चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। दैट्स इट। देखो लिखा है सोवरेनिटी और अथॉरिटी, तो ये पूरी ऐसे बिल्कुल एज इट इज आपको याद नहीं रखना, आपको पता होना चाहिए, तो आप पढ़ते ही हो। हाँ, ये चाहो तो ये चीज, ये वाला बस आप जो है वो लिख लो अपने पास, ये वाला चार्ट जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप यहां से यहां तक का, और लिख लो भैया। ये पूरी चीज बाद में लिख लेना। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कौन सी चीजें ड्राफ्ट हुई हैं और उस अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 1895 में लीगल स्ट्रक्चर बनाना है, पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क तैयार करना है ना, तो ये सब चीजें। रेडिकल डेमोक्रेटिक ड्राफ्ट जो था, जो भैया सन की लोग थे कि नहीं भाई अब बहुत हाथ जोड़ लिए, क्योंकि ये 1895 में मॉडरेट्स लोग थे, हाथ जोड़ रहे थे, तो उनने बोला कि नहीं भाई हमें तो स्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स चाहिए जो लागू हो। ये सब चीजें गांधी जी वाले आए, तो गांधी जी वालों ने बोला कि नहीं भाई गांव का ध्यान रखना है ना, एथिकल गवर्नेंस होना चाहिए। फिर सोशलिस्ट लोग आए कि नहीं भाई हमें वर्कर्स का भी ध्यान रखना है, तो आर्टिकल 39 लेबर्स सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, डीपीएसपी पे आता है ना। हिंदुस्तान फ्री स्टेट एक्ट फिर एक आ गया, जिससे बोला नहीं भाई हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सबका वो होना चाहिए मान सम्मान, तो उसके लिए ये चीज डाल दी। देखो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिखा है इनने, कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं। तो आप बिल्कुल एज इट इज इस चीज को कॉपी कर लो, बस दैट्स इट। और बाकी तो आप पढ़ोगे ही पॉलिटी में हमारे। चलो भैया, अब न्यूक्लियर एनर्जी का एम्बिशन, ये टॉपिक रिपीट हुआ है, पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का टारगेट अचीव किया जाएगा। लिख लो भाई जिसने नहीं लिखा है, बाकी ये टॉपिक तो मैं आपको पहले पढ़ा ही चुका हूं। आज की डेट में 8.18 गीगावाट है हमारी कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी लिख लेना, और ब्रैकेट में 2025 भी लिख लेना भैया। आज की डेट की करंट कैपेसिटी ये है, और अब हमें 100 गीगावाट जो है वो न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है वो अचीव करनी है। इसके लिए 20,000 करोड़ का एलोकेशन भी हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत, ताकि 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को हम चालू कर सकें। सेकंड पॉइंट भी लिख लेना, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बस दैट्स इट। और आज की डेट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को जो ऑपरेशनलाइज करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बड़े रिएक्टर्स जो होते हैं ना वो काफी कॉस्टली होता है, और उनका रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। इनका भी स्ट्रिक्ट है नो डाउट। चलिए, और नेट जीरो एमिशन हमें कब तक अचीव करना है वो बात आप जानती हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें बता रहा हूं, ये एज इट इज जैसे मैं बोलूंगा वैसे लिख लेना यार, ठीक है। ईयर लिखो 1956, ऐसे कॉलम बनाओ, ईयर 1956, फिर उसके आगे लिखो अप्सरा रिसर्च रिएक्टर। अप्सरा रिसर्च रिएक्टर मतलब ये हमारी शुरुआत थी न्यूक्लियर में काम करने की। नेक्स्ट लाइन में लिख लेना एशिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर 1963 में स्टैब्लिश हुआ। एशिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर, जैसा बोल रहा हूं बस वैसा लिखो नोट्स में। नेक्स्ट 1974 लिखो शांतिपूर्ण परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, ये लिख लेना। हमने पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो किया, और हमने मना कर दिया एनपीटी को हम जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। इसी के आगे 1974 के आगे स्माइलिंग बुद्धा लिख लेना। इसमें ग्लोबल आइसोलेशन हो गया था, सभी लोग से हम अलग हो गए थे। हमने कल्टी में किया था ना ये पोखरान, जो मूवी बनी है इसी के ऊपर बनी है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पोखरान ही नाम है ना, उसकी है जॉन अब्राहम की शायद, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, 1974 टाइमलाइन लिख लिया, अब लिख लो नेक्स्ट। उसके उसके बाद में बस टाइमलाइन मत लिखना, बस नेक्स्ट एक नीचे वाली लाइन में है वो लिख लो। हमने 220 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है वो बनाया खुद से, और ब्रैकेट में लिखना इंडिजीनियस, स्वदेशी। स्वदेशी ये रिएक्टर हमने तैयार जो है वो कर दिया, स्वदेशी रिएक्टर हमने तैयार कर दिया। इसके आगे डैश करके जो है वो लिखना है। इससे फायदा क्या हुआ, यूरेनियम इंपोर्ट्स कम हो गए, इट रिड्यूस्ड यूरेनियम इंपोर्ट्स। यूरेनियम इंपोर्ट जो है वो कम हो गए, जो आयात पर जो निर्भरता थी ना हमारी यूरेनियम के, वो कम हो गई। फिर नेक्स्ट लिख लो 2008 इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील
प्लस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वेवर, प्लस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वेवर। मतलब अब इंडिया इनडायरेक्टली न्यूक्लियर में ट्रेड करने के लिए सक्षम हो गई, क्योंकि हमारी डील हो गई यूएसए के साथ। हमने बोला भाई, क्योंकि हम पावर में आ रहे हैं ना अब, तो यूएसए ने बहुत रोकने की कोशिश करी। आपने अगर वो पोखरान जॉन अब्राहम वाली मूवी देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा यूएसए की सैटेलाइट घूमती रहती थी देखने के लिए, कहीं ये लोग स्पाई थे उनके कि कहीं ये लोग न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं करने वाले, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हम पावरफुल बने। जब हम पावरफुल बन गए और हम फिर किसी की सुन नहीं रहे, कर लो जिसको जो करना है, हमें तो अपने ऊपर मेहनत करनी है। तुम मुझे बोलते रहो कितना भी कि तुमसे नहीं हो पाएगा एग्जाम क्लियर, तुमसे नहीं हो पाएगा, बट साले करके रहूंगा क्योंकि मैं बैठ कर मेहनत कर रहा हूं। तो इंडिया ने बैठ कर मेहनत करी भाई, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुंच गया। यूएसए को समझ में आ गया कि अरे यार ये तो इंटरव्यू क्रैक करने वाला है, चलो आओ दोस्ती कर लेते हैं इसके साथ। तो दिस इज द गेम। ठीक है, अब इंडिया के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है यार? तो देखो यार, पहली चीज तो न्यूक्लियर एनर्जी 24/7 रहती है, अनइंटरप्टेड। क्योंकि आप सोचो, सोलर एनर्जी पे काम करोगे, दिन में सूरज निकलेगा तब सोलर एनर्जी मिलेगी। विंड एनर्जी पे काम करोगे, हवा चलेगी तब मिलेगी। हाइड्रो की अगर हम बात करें तो उस पर जब पानी का फ्लो अच्छा रहेगा तभी चल पाएगी। बट न्यूक्लियर हमेशा चलती रहेगी। फिर नेट जीरो हमें अचीव करना है, तो उसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल है। पेरिस क्लाइमेट के कमिटमेंट्स के लिए हेल्पफुल है ना। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तो है ही है कि हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा ऑयल के ऊपर, कोयल के ऊपर, और फ्यूचर है भैया ये। और इंडिया को जो है वो 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर सॉरी 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी का हमारा टारगेट है यार, ये लिख लेना। ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट सामने आ गया है। 100 गीगावाट तो हम बनाएंगे बनाएंगे, और 35 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट हमने रख दिया है, लिख लेना भैया। ये गोल्स, ये टारगेट्स याद रखना आपके लिए जो है वो जरूरी है। बट यस, चैलेंजेस भी हैं। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 सिर्फ सरकार को ही अधिकार है, प्राइवेट कंपनीज को अधिकार नहीं है न्यूक्लियर पे काम करने का। और भैया ना दिया जाए अभी अधिकार, प्राइवेट कंपनी बैंड ना बजा दे, तो इसलिए भाई सरकार के पास ही कुछ चीज होना जरूरी है। तो इस चीज के लिए तो मैं सहमत हूं। जिन लोग को नहीं पता, ये एटॉमिक एनर्जी का कानून लिख लेना भाई। ये कानून हमारा ये कहता है कि सिर्फ सरकारी कंपनी ही न्यूक्लियर चलाएंगी, न्यूक्लियर वाली कंपनी, बाकी प्राइवेट कंपनी को हम नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए। क्लिंडा एक्ट भी लिख लो आप 2010 का। सप्लायर प्लस ऑपरेटर दोनों लायबल है, क्योंकि ये जो ऑपरेट कर रहा है, अगर कोई गड़बड़ी होगी तो बैंड मतलब खर्चा पानी आपको कंपनसेशन आप ही को देना पड़ेगा, दोनों को, सप्लायर और ऑपरेटर दोनों को, दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो। क्लिंडा एक्ट। फिर इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें यार, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, यहां पर लीगल इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं है, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम कर रही है। एक प्रपोजल भी है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल भी जो है लाया गया था, प्रपोज किया गया था 2011 में, बट उसके बाद फिर इसकी कोई बात ही नहीं हुई। फिर खर्चा भी है ना, ये महंगा है, इसको इंस्टॉल करने का खर्चा बड़ा महंगा आता है। ठीक है, और डिस्प्यूट वो भी है, विवाद भी है। इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ जो है वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर जो है वो आएंगे, इंस्टेड ऑफ एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है वो रखा जाए। तो ये सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अभी भी हमारे पास फॉरेन के साथ कोलैबोरेशन है, राइट। यूएसए के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है हमने, फ्रांस के साथ कोलैबोरेट हमने किया हुआ है, राइट। ठीक है, सिर्फ रशिया का कुदनकुलम जो है इसने रिएक्टर टाइमली सप्लाई किया, बाकी लोग टाइमली सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यही सब चीजें, और कुछ नहीं है, बस दैट्स इट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो लिख लो आप, बोस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट हैं बोस इंस्टीट्यूट के, इन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पाइनएप्पल की वैरायटी डेवलप करी है। एक नई वैरायटी पाइनएप्पल की आ गई है। आपसे पूछेंगे कि अभी रिसेंटली किस फ्रूट की वैरायटी जो है वो डेवलप हुई है, तो पाइनएप्पल की जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी जो है वो डेवलप हुई है, लिख लो भैया। बोस इंस्टीट्यूट ने पाइनएप्पल की जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी को प्रोड्यूस किया है, जो फूसारियोसिस नामक फंगस के खिलाफ रेजिस्टेंट है। अब देखो, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अब क्या है कि पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल के अंदर एक फंगस लग जाता था, है ना। अब इन्होंने क्या किया, उसके जीन्स को चेंज कर दिया। अब उसमें जो फंगस जो जीन अट्रैक्ट करता था वो जीन ही नहीं रहेगा, तो फंगस कैसे लगेगा। तो इन्होंने वो जीन को हटा दिया, यानी कि मॉडिफाई कर दिया। तो ये लिख लेना, ये फंगस का नाम
फुसारियोसिस, ये एक फंगल डिजीज होती है पाइनएप्पल के ऊपर, और अब वो डिजीज उसको नहीं होगी। तो ये बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई साइंटिस्ट है, उन्होंने एक पाइनएप्पल की वैरायटी बना दी। अब ये जो वैरायटी है पाइनएप्पल की नए, इसमें फंगस नहीं लगेगा, फंगस रेजिस्टेंट वैरायटी है ये। कौन सा फंगस, मैंने आपको बता दिया, फुजारियोसिस नामक फंगस के खिलाफ रेजिस्टेंट है, प्रोटेक्टेड है बस। तो इसमें एक पर्टिकुलर जीन को ओवर एक्सप्रेस किया गया है, ACSERK3, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये चाहो तो लिख लो, ये एक जीन है पाइनएप्पल का। बाय चांस ये स्टेट PSC वाले पूछ ले तो उसके लिए लिख लो बस। कभी कभी ऐसा आ सकता है कि ACSERK3 का एसोसिएशन किससे है, तो पाइनएप्पल का एक जीन है ये, है ना। तो ये प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है फंगल अटैक के खिलाफ, बस और कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा कि अच्छा पाइनएप्पल जो है बन के आएगा, खराब पाइनएप्पल जो है वो कम, पाइनएप्पल खराब कम होंगे। तो ये सब फायदे हैं इसके, बाकी और लिखने की आपको जरूरत नहीं है। पाइनएप्पल, इसका ये साइंटिफिक नेम लिख लो यार, अब ये साइंटिफिक नेम ये लोग कभी कभी पूछ लेते हैं, अभी टॉपिक आया ना, तो ये बस लिख लो किस फैमिली से बिलोंग जो है वो करता है, ये वो फैमिली का नाम लिख लो, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी पाइनएप्पल मुझे बहुत पसंद है, आपको पसंद है क्या? मेरे को पाइनएप्पल जूस अच्छा लगता है, खाने में भी डायरेक्ट अच्छा लगता है, बढ़िया। कौन सा सोर्स है ये विटामिन सी पाइनएप्पल में, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बस। बाकी और ये सब इतना साइंटिस्ट नहीं बनना है आपको, ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, जितना बोलूंगा उतना ही लिखना है। कौन सी टेक्निक वेक्निक इन लोगों ने यूज करी, तो साइंटिस्ट थोड़ा ना बन रहे हो जो टेक्निक याद रखोगे। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी, ये ध्यान में रखनी होती है, इसमें दी नहीं है इन लोगों ने। आज पढ़ लेना क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये आप ये बताइए, आप इसके बारे में क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर आप ही देंगे। वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पढ़ने के लिए कहा था भैया मैंने, आगे आपके सामने एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन। और दूसरा MiG-21 एयरक्राफ्ट और उसका रोल इंडियन एयरफोर्स में। MiG-21 को रिटायर किया है ना शायद, इसलिए ये टॉपिक जो है वो न्यूज में आया है। हमने शायद MiG-21 को भी रिटायर किया है, बहुत हेल्पफुल एयरक्राफ्ट था ये। तो ये MiG-21 से रिलेटेड ये डिटेल्स दी हुई हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इस डिटेल्स को पढ़ लेना एक बार, फैक्ट्स को याद भी रख लेना, ये पूरे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितने लिखे हुए हैं यहाँ पे। MiG-21 सोवियत ओरिजिन है, USSR ने इसको बनाया, किसने डेवलप किया, ये है भैया। फिर उसके बाद HAL के पास जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास बनना शुरू हो गया, ठीक है। 1965-71 इंडो पाक वॉर में इसको जो है वो शामिल किया गया था, फिर इसको अपग्रेड भी जो है वो इसका कर दिया, रडार इसमें नहीं था। और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी एक मेंस का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चलिए बस आज के लिए इतना ही था। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, और ज्ञान सर के कोर्सेज हैं, बिल्कुल ज्वाइन करो कोर्सेज को, मन लगा के अच्छी तैयारी करो, सिलेक्शन हासिल करो। और कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए आपको लेक्चर में तो बताइएगा, और मेरा लेक्चर कैसा लगा वो भी जरूर बताते रहिए करें, तो उससे मुझे भी अच्छा लगता है पढ़कर। चलिए साइन ऑफ करता हूं, मिलूंगा आपसे कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल। बाल बढ़ गए मेरे, बाल कटवाने पड़ेंगे, कल कटवाएंगे।